नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अग्रवाल। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आज लाइव क्लास लूँगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए। एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइव क्लास तो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो मैंने सोचा कि ऑफलाइन इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा। होता क्या है कि हमारे सरकार ने, यानी कि जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट उस समय थी, तो 2005 में एक एक्ट नया आया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का पर्पज़ क्या था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का पर्पज़ ये था कि आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन सरकारी विभाग से चाहिए वो आप एक निश्चित शुल्क दे करके वो इन्फॉर्मेशन उनसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसका एक टाइम पीरियड रखा गया, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो, फिर कभी जैसे भी लाइव क्लास होगी मैं आपको यानी कि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो लाइव यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ हम लोग क्या करते हैं कि गलतियाँ भी करते हैं। आरटीआई लगाते तो हैं, लेकिन हम लोग से गलतियाँ भी होती हैं, वो गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। और आरटीआई कैसे लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी हम लोग बहुत जल्दबाजी में आते हैं, तो जल्दबाजी में आ करके क्या होता है कि हमको उस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सपोज मुझे किसी डिपार्टमेंट में, सपोज आप ही हैं, मुझे आपसे, आप कोई करप्शन में इन्वॉल्व हैं और आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, और डायरेक्ट मैं आपके डिपार्टमेंट में ही बताए किसी सीनियर को ही दे रहा हूँ या आपके जूनियर को दे रहा हूँ, क्या वो इन्फॉर्मेशन आप मुझे देने के लिए अलाउ करेंगे? अगर आप नहीं, यानी कि आपका सीनियर भी होगा तो वो भी आपको बचाएगा, या आपका जूनियर भी होगा तो आप भी उसको बचाएंगे, या आपका जूनियर भी होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन वो देने से कई बार सोचेगा। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एक आरटीआई लिखनी है। सपोज जैसे मैंने आज तक का कम से कम 700-800 आरटीआई लगाई हैं। आरटीआई कहाँ पे लगती है पहले ये जानना ज़रूरी है। चलिए मैं अपना फेस को ऑफ करके आप लोग को कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट पे शो करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरे पास पेज है, मैं 1 मिनट में आपको लिख करके बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आरटीआई कहाँ लगती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप आरटीआई लगा सकते हैं? हम आरटीआई लगा सकते हैं नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उनमें हम आरटीआई लगा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जितने डिपार्टमेंट आते हैं सब में आरटीआई हम लगा सकते हैं, पीएसयूज पे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस पे। थोड़ा सा मेरे पास अभी लॉकडाउन के चक्कर में सेल्फी स्टिक्स और कई चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में शायद आपको बता नहीं पाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मेरे से क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो मेरे ट्विटर अकाउंट, यानी मैं ट्विटर अकाउंट अपना हैंडल आपको मेंशन कर देता हूँ, उस पर भी आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और भी है, आप चाहे तो, है ना, मुझे मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ।
मेरी ट्विटर अकाउंट का जो हैंडल है @THE123 अंकित, ठीक है। और ईमेल आईडी है CACMA@ankitagarwal@gmail.com, ठीक है। अच्छा, RTI लगाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। देखिए, RTI के अंदर जितने भी सेक्शन 25 तक के सेक्शंस हैं, RTI का जो सेक्शन 6(1) एंड 6(3) है, सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना चाहिए। RTI का जो सेक्शन 6(1) है, जैसे हम कोई डिपार्टमेंट में RTI लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 6(1) RTI है ना, तो हम उस डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, RTI एक्ट का रेफरेंस देंगे, हमको किसको एड्रेस करना है। RTI लगाते समय हमको एड्रेस करना है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, यानी कि जन सूचना अधिकारी को। हम कभी भी किसी डेजिग्नेशंस को नहीं लिखेंगे कि भाई जनरल मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, या रीजनल मैनेजर। हम क्या लिखेंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लगा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पुलिस थाने में लगा रहे हैं, कभी पुलिस थाने पे ना लगाइएगा, आप लगाइएगा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस, ठीक है। जिला अधिकारी कार्यालय में लगा रहे हैं, ठीक है, तो जिला अधिकारी कार्यालय का नाम लिखेंगे, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिला अधिकारी कार्यालय, है ना, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी होगा, और उसका एड्रेस देंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं कुछ अपनी ही RTI आपको एक रेफरेंस में दिखा रहा हूँ, जैसे मैं कैसे लगाता था RTI आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो ऑनलाइन लगा सकते हैं, एक ऑफलाइन लगा सकते हैं। ऑनलाइन RTI कैसे लगाते हैं, ऑनलाइन RTI के लिए आपको एक यानी कि RTIonline.gov.in पे एक आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑफलाइन कैसे लगा सकते हैं, ऑफलाइन आप जैसे नॉर्मल पेपर पे लिखेंगे, उसके साथ एक फीस होती है, फीस को आप अटैच करेंगे और उस कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन किस किस डिपार्टमेंट में लगती है, ऑफलाइन किस किस डिपार्टमेंट में लगती है। ऑफलाइन हर डिपार्टमेंट में आप भेज सकते हैं। ऑनलाइन RTI सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कंसर्न ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वहीं पर ही आप लगा सकते हैं ऑनलाइन RTI। बहुत ही कम स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ऑनलाइन RTI लगती है, अदरवाइज सब में, यानी कि स्टेट लेवल पे आप या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में या PSUs में आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे देखेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी बताए आप ऑफलाइन RTI से लिख करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 6(1) हम लोग क्या करते हैं, हम लोग RTI लगाते समय, जैसे अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आप देंगे नहीं देंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मुझे कुशीनगर पुलिस से मिला था, ठीक है, कुशीनगर पुलिस से, इसी RTI एक्ट में। मैं एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ, फिर मैं आपको RTI के बारे में बताता हूँ, आपको इंटरेस्ट आएगा। एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक कोई मैटर था, तो ये क्या है, कौन सी बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कप्तानगंज कुशीनगर की ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी एक कंप्लेंट रेज की थी कि एक डिमांड ड्राफ्ट मैंने किसी को इशू किया था कि सफिशिएंट टाइम था, आपने क्यों नहीं उसको सफिशिएंट टाइम के अंदर क्लियर किया। उसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई, मुझे फिर से उस बंदे ने डिमांड ड्राफ्ट दिया, हालांकि ऐसा नहीं होता है, उसको मैंने बताया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप चाहो तो उस डिमांड ड्राफ्ट को एक एप्लीकेशन लगा करके रिन्यूअल के लिए भेज देना, लेकिन बंदा परेशान करना चाहता था मुझे। ब्रांच मैनेजर से मिल करके उसने पहले तो डिमांड ड्राफ्ट को रुकवाया, आउटडेटेड करवाया और फिर मुझे परेशान किया, ठीक है। तो मैंने समझदारी क्या लगाई, जो वो बंदा कह रहा था मैंने उसी को कॉल रिकॉर्ड किया और मैंने एक RTI एक कंप्लेंट लगाई, सिंपल सी
तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक रिप्लाई था, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दिखाई भी ना दे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहती है, हैव टू स्टेट दैट आवर कप्तानगंज ब्रांच हैज नो क्लियरिंग सर्विसेज एंड नो अथॉराइज्ड कोरियर सर्विसेज, एज सच ऑल द चेक्स आर सेंट टू आवर गोरखपुर मेन ब्रांच फॉर कलेक्शन एंड इज सेंट थ्रू इंडियन पोस्टल सर्विसेज। उसने किसका रेफरेंस दिया? इंडियन पोस्टल सर्विस का दिया। अच्छा, फिर क्या लिखते हैं? द ब्रांच हैड डिस्पैच योर डीडी ऑन टाइम। ठीक है, पॉइंट नोट करिएगा। योर डीडी ऑन टाइम, यानी कि जो बंदा कह रहा था कि इस तारीख को मैंने डिमांड ड्राफ्ट बैंक में लगाया, ठीक है, ऑन टाइम, और उसके बाद भी 16-17 दिन थे। बट ड्यू टू अपडेशन ऑफ CBS सिस्टम ऑफ पोस्ट ऑफिस एट दैट टाइम देयर वाज ए स्लाइट डिले इन डिस्पैच एंड अनफॉर्चुनेटली योर DD वाज नॉट इन केस विद इन वैलिडिटी पीरियड। उसने क्या हमको दो क्वेश्चन, यानी कि एक पॉइंट दे दिया कि CBS सिस्टम पोस्ट ऑफिस में अपग्रेड हो रहा था, यानी कि सेंट्रल बैंक का ब्रांच मैनेजर जो कि करप्शन में इन्वॉल्व है, उसने कहा कि पोस्ट ऑफिस में CBS सिस्टम अपग्रेड हो रहा था। वो यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी काम कर रहा था लगता है ना। तो उसने कहा कि CBS सिस्टम अपग्रेड हो रहा था, इसकी वजह से वो आपका उस पीरियड में डिमांड ड्राफ्ट नहीं जा पाया, और यानी कि वैलिडिटी आउट हो गई और इसकी वजह से नहीं हो पाया। आप फिर से डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके दीजिएगा। अच्छा, स्मार्टली वर्क क्या होता है? पोस्ट ऑफिस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। अब मैंने क्या किया होगा? मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक क्वेरी की RTI के थ्रू, मैंने पूछा क्या ये मैंने रजिस्टर पोस्ट से आपके यहाँ एक लेटर भेजा था, आपके डाक के माध्यम से भेजा था, नहीं सॉरी, मैं यानी कि आपके यहाँ क्या इस पीरियड में कोई CBS अपग्रेडेशन कार्य हो रहा था? ठीक है, तो मैंने ये तो रेफरेंस नहीं दिया कुछ कि बता कि ये सेंट्रल बैंक है या ये है वो है। मैंने एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा RTI एक्ट अंडर सेक्शन 6(1) एंड 6(3) के थ्रू कि क्या आपके यहाँ CBS अपग्रेडेशन कार्य हो रहा था इस कप्तानगंज बैंक यानी कि पोस्ट ऑफिस में। उन्होंने साफ साफ कहा, ये रिप्लाई है आप देख सकते हैं इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का। वो कहते हैं गोरखपुर मंडल में जुलाई 2018 के मध्य किसी भी डाकघर में CBS अपग्रेडेशन का कार्य नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी डिपार्टमेंट है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर क्या कह रहा था? CBS सिस्टम अपग्रेड हो रहा था। चोर की चोरी तुरंत पकड़ी गई। मैंने प्यार से उसको लिया। मैंने कई सारे क्वेश्चन पूछे उससे, उसने मुझे आंसर किया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई दूसरी RTI लगाई कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस तो कह रहा है CBS अपग्रेड नहीं हो रहा था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट RTI में कि ऐसा है कि वो CBS गलती से मैं लिख गया था। वो हो क्या रहा था कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। मैंने क्या किया, फिर एक पोस्ट ऑफिस में RTI लगाई, है ना। मैंने पोस्ट ऑफिस में RTI लगाई। मैंने कहा कि भाई साहब बताइए कि कप्तानगंज पोस्ट ऑफिस में कितनी हर डेट वाइज रजिस्टर्ड डाक कितनी बुक हुई, क्योंकि कोई भी बैंक इस तरह के डॉक्यूमेंट कोई नॉर्मल डाक से नहीं भेजता है। ठीक है, तो उन्होंने डेट वाइज बता दिया कि भाई फला तारीख को इतनी, फला तारीख को इतनी, फला तारीख को इतनी, फला तारीख को, रोज की बताए डाक उसने काउंट करके बता दी। अब बताइए, इस तरह से आप स्मार्टली किसी भी करप्शन को पकड़ सकते हैं या पब्लिक के सामने ला सकते हैं
ऐसे करप्ट यानी कि ऑफिसर्स को आप सजा भी दिलवा सकते हैं। अभी तक का मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने कई सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनको इस तरह से पनिशमेंट करवाया है जो उसके लायक थे। ठीक है, चलिए आज इस पे आप बाद में बात करेंगे, कभी लाइव क्लास लेंगे तो इसमें हम आपको अंडर सेक्शन 6(1) एंड 6(3) बताते हैं। 6(1) का मतलब है, सपोज आपको मेरे से इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं कोई सेंटर यानी कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU या जहाँ पे आप RTI लगा सकते हैं, वहाँ का मैं एक ऑफिसर हूँ या कुछ हूँ, या मैं एक डिपार्टमेंट हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट ने आपने RTI भेजी अंडर सेक्शन 6(1) में कि सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड करिए। तो आज तारीख क्या है, 10 मई। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मैं कितने दिन के अंदर दूंगा, 30 डेज के अंदर। ये मेरी ड्यूटी है। अगर मैं 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो मुझे 250 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। ठीक है, मैं सब कुछ आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो 6(1) में आपने क्या जाना कि आप RTI मेरे डिपार्टमेंट लगाते हैं। मैंने देखा कि 10 क्वेश्चंस आपने पूछे हैं या 5 क्वेश्चन पूछे हैं, उसके वर्ड भी एक लिमिट होते हैं। आप ऐसा नहीं कि आपने एक RTI लगाई और दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ लिए। कोशिश करिए एक RTI बनाइए, 6 से 7 8 क्वेश्चन तक का ही रखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए, ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो पहली बार RTI लगा रहे हैं, जो जर्नल हो, और उसको पकड़िए। ठीक है, और उसको पकड़ करके फिर दोबारा RTI लगाइए, तो उन्हीं क्वेश्चन को बेस रखिए और अपना फिर दूसरी RTI लगाएंगे तो वो आपको रिप्लाई देते समय डरेगा, और क्योंकि वो आपको रिप्लाई दे चुका है तो इसलिए वो बाउंड हो जाएगा। और पहली बार आपने गलती कर दी तो वो आपको इधर से उधर घुमाता रहेगा। फिर आप RTI के बाद फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, 2-2 साल हो जाएंगे, आपको धक्का मुक्की मिलेगी, आपको ना तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ना आप जिस पर्पज से RTI लगाए हैं वो आपका पर्पज सॉल्व होगा। तो आपने 6(1) में RTI लगाई, आपने मुझसे पूछा कि ऐसा है कि सर मुझे फला ऑफिसर की अटेंडेंस चाहिए, आपको दे देंगे। मेरे पास अगर मेरा सबऑर्डिनेट होगा शायद मैं भी ना दूँ, मैं उससे पूछूं भाई फला बंदे ने बताया RTI लगाई है, तुम्हारी अटेंडेंस मांग रहा है, मैं क्या करूँगा? आपको अटेंडेंस चाहिए, आप पूछिए कि आपके पास राइट है, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप सीधे मांगिए कि फला विभाग, आप RTI लगाएंगे टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी। ठीक है, जो भी बैंक है, जो भी बताया आपका डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे विभाग है, या कोई भी विभाग है, ठीक है, पुलिस विभाग है, वहाँ पे पूरा एड्रेस लिखिए। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, 6(1) क्या है? आप मुझसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। 6(3) लिख रहे हैं अगर मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर 4 क्वेश्चन नहीं होंगे या पूरी RTI में से रिलेटेड नहीं होगी, तो मेरा कंसर्न होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं आपकी RTI को उस कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करूं, और साथ में आपको भी इन्फॉर्म करूं कि ये RTI मैंने उस कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दी है, ये उससे रिलेटेड थी, आपको ये वो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन देगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं वो डिपार्टमेंट देता है तो आप उस डिपार्टमेंट में फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट अब जब मेरे पास आप इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि जैसे 3-4 कि भाई आप इस महीने की आप हमको यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर दे दीजिए अपने विभाग का। तो मुझे तो पता ही नहीं होगा किस किस एम्प्लॉय का मांगा है, मैंने आपको दे दी। आपके यहाँ ये एम्प्लॉयज़ के पे स्केल क्या है? सपोज आपको पे स्केल जानना है, एम्प्लॉय का नाम ना लिखिएगा, डिपार्टमेंट में किस किस पद पे कौन कौन कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका पे स्केल क्या है, और उनका वेतन कितना कितना जाता है, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। आपके डिपार्टमेंट में कितना बजट अलाउ हुआ, आपने कितना खर्चा किया,
आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। आपके यहाँ ड्यूटी रूल क्या है, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। आपके यहाँ सर्विस रूल क्या है, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने एक आरटीआई लगाई थी पोस्ट ऑफिस में कि स्पीड पोस्ट को सर्व कैसे करते हैं, आपके यहाँ क्या रूल है। जैसे सपोज मैंने एक स्पीड पोस्ट भेजी अपने किसी दोस्त रिलेटिव को, और वो सपोज उसके पोस्ट ऑफिस में पहुंची, आज पहुंची, पोस्टमैन गया, ताला बंद था, क्या करेगा, वापस कर देगा तुरंत? ऐसा नहीं होता है, एक रूल होता है। ठीक है, अगर हमको रूल मालूम है तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। मैंने ऐसे, मुझे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसा ही मेरे संग एक केस हुआ था, तो मैंने उस पोस्टमैन को सस्पेंड करवा दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से चीज़ हम आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। कोशिश करिए कि इंफॉर्मेशंस एक जेन्युइन तरीके से मांगिए, अपनी लैंग्वेज में। अगर सपोज किसी ऑफिसर ने मुझे बहुत परेशान किया है, या तो मैं क्या करूँगा कि अपनी खुन्नस उसी आरटीआई में निकाल दूँगा? कभी ऐसा मत करिए। आप अपनी लैंग्वेज को मर्यादित रूप से लिखिए। अच्छी पोलाइट लैंग्वेज लिखने से आपका क्या फ़ायदा होता है, आप कभी भी कानूनी पेचरों में नहीं फंसते हैं। एक पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझसे ब्राइब मांगी थी, ठीक है, तो अब ब्राइब मांगी तो मैंने उसी पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने पूछा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके यहाँ कितने थाने हैं, तो उन्होंने 13 थाने बताए थे। मैंने कहा कि आप सारे थानों से मुझे वो लिस्ट दिलवाइए कि कितने सुविधा शुल्क लगते हैं हर एक कंप्लेंट पे। तो इस तरह से नहीं लिखा था मैंने, पर्टिकुलर एक उस लाइन को सेंटेंस बनाकर लिखा था, यही क्वेश्चन मेरा था। तो 13 थानों से क्या आया था, हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया था। हकीकत यही है कि आप एफआईआर करने जाते हैं, आप कोई भी कंप्लेंट लिखवाते हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा लिखवाते हैं, इसका कोई भी शुल्क नहीं होता है। पुलिस को फ्री ऑफ कॉस्ट ये शिकायत लिख करके और उस कंप्लेंट को जल्द से जल्द सही जांच करके, निष्पक्ष जांच करके उसको यानी कि क्लोज करना होता है। अगर कंप्लेंटी की कंप्लेंट सही है तो क्या करेगा पुलिस, भाई उसके ऊपर बताया एक्शन लेगा, जो भी आईपीसी और सीआरपीसी में प्रावधान होंगे। ठीक है।